हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखा और कूलम्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन देखा और मतलब डिस्कस किया कि परमिटिविटी क्या होती है, कूलम्स लॉ कैसे काम करता है। आज के डेट पे हम दो चीज़ें देखेंगे। एक क्वेश्चंस कि नए तरह का अगर कूलम्स लॉ के बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे जो शायद नीट के लिए यूज़फुल ना हो। कभी भी मैं बता दूंगा जब वो एडवांस लेवल क्वेश्चन आ जाएगा तो नीट के बच्चे उन क्वेश्चंस को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस जेईई एडवांस के लिए मैं डिस्कस करूंगा। और एक छोटा सा टॉपिक जो कल के क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था, इनफैक्ट फॉर्मूला कि लाइक वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है, तो आज वो डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और किस कंडीशन में हम वेक्टर यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक छोटा सा सवाल, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर दिया है और स्कूल में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लिया है, तो कृपया इस सवाल पे ध्यान दें कि अगर आपके पास एक Q1 चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक Q2 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में ये जो पार्टीशन है, इसके इस तरफ एक मीडियम है, वाटर मीडियम, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER है, और ये साइड एयर है जिसको हम लोग फ्री स्पेस वैक्यूम भी मान सकते हैं। तो यहाँ की परमिटिविटी E0 है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस R है तो आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, वो तो चार्ज पर डिपेंड करेगा, सिंबल पर डिपेंड करेगा, बट इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इस टॉपिक का सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं और आगे जा करके हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ट्राई करना है तो आप बीच में ट्राई भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे मतलब इस टॉपिक का सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, और इजीएस्ट क्वेश्चन मानते हैं। यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q, यहां एक चार्ज है स्मॉल q। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10⁻³ मीटर्स। कैपिटल Q का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, स्मॉल q का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। अगर k का वैल्यू मतलब एयर है ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा ये आप जल्दी से बता सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो दोनों फोर्स है तो इस फोर्स को कहेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R², और सिंपली मुझे वैल्यू पुट करना है 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁶ कूलम इंटू 1 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई 10⁻³ का होल स्क्वायर। सिंपल, दिस इज 10⁻⁶, दिस इज 10⁻⁶, 9 2 18, 18, 9 - 6 दैट इज 10⁻³ न्यूटन। तो 18 × 10⁻³ न्यूटन, ये इस छोटे से क्वेश्चन का सिंपल आंसर है। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऐसे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि लेट्स सपोज करो आपके पास यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q और यहां पे दूसरा चार्ज है, ये है NQ। N कैन बी एनी नंबर और इसको N नहीं कहते, लेट्स कीप दिस एज λQ। लैम्डा कैन बी एनी नंबर, वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। N इसलिए नहीं लिया बिकॉज N जो है वो इंटीग्रल नंबर्स माना जाता है, इसलिए हमने लैम्डा ले लिया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 माइक्रोकूलम है तो ये 0.3 माइक्रोकूलम,
ठीक है, 0.3 माइक्रोकूलम ऐसा मान लिया, 0.6 माइक्रोकूलम। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये लैम्डा एक इंटीग्रल नंबर हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, बस मतलब समझ लो ये Q1 है और ये Q2 है और इन दोनों के लिए क्वेश्चन है, बट उस Q2 को हमने एक लैम्डा के टर्म्स में लिखा है, लैम्डा का मल्टीपल। ठीक है, इससे क्या होता है, एक फैक्टर मिल जाता है, उस फैक्टर से सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये Q5 है और ये 15 है, मतलब माइक्रोकूलम और ये माइक्रोकूलम, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 5 माइक्रोकूलम, सो लैम्डा इज 3, लैम्डा का वैल्यू है 3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। सवाल ये है, और बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत मतलब बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, कहीं पर इस लाइन में आपको एक Q डैश चार्ज लाना है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब इस Q डैश पे लगने वाला फोर्स, इस Q डैश पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो और इस Q पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो और इस लैम्डा Q पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो। उस कंडीशन में आपको बताना है इस Q से ये कितने डिस्टेंस पे इस Q डैश को रखा जाए, ये Q डैश इस Q से कितने डिस्टेंस पे रखा जाए और इस Q डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये सवाल है। बस क्वेश्चन इतना सही है। तो देखिए होता क्या, अगर ये दो इक्वल चार्जेस होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मिडिल में रखने पे जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। इसलिए मैंने आपको एक रैंडम नंबर्स के टर्म्स में दे दिया लैम्डा Q, तो लैम्डा की वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, तो Q डैश का वैल्यू बीच में तो नहीं होगा, आसपास कहीं होगा। अच्छा, हम ये मान के चलते हैं ये लैम्डा Q एंड Q दोनों ही पॉजिटिव, मतलब Q इज पॉजिटिव, सो दैट ये रिपल्सिव फोर्स है, मतलब ये भी इसको रिपेल करे, ये भी इसको रिपेल करे, सो दैट जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बीच में है। तो ये कंडीशन अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है और लैम्डा भी पॉजिटिव है, लैम्डा को हम नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे, वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से ये सारे सिस्टम पॉजिटिव में आ गए, मतलब ये दोनों चार्जेस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, सो ये डिस्टेंस कितना हुआ r माइनस x, बेसिक है, मतलब समझ में आ गया, अगर ये डिस्टेंस r है, ये x है, तो ये r माइनस x। ठीक है, तो इस Q डैश पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, ओके, K कैपिटल Q डैश बाय x स्क्वायर एज पर कूलम्स लॉ, इतना ही फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन Q डैश ड्यू टू Q इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q डैश बाय x स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड को होगा। सो सिमिलरली इस लैम्डा Q डैश की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, लैम्डा Q की वजह से ऑन द, सो फोर्स ऑन Q डैश ड्यू टू लैम्डा Q विल बी K लैम्डा Q डैश बाय r माइनस x का होल स्क्वायर, और ये फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो अगर ये राइट हैंड साइड फोर्स लेफ्ट हैंड साइड फोर्स के अगर इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड फोर्स लेफ्ट हैंड साइड फोर्स के अगर इक्वल हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर लेगा। यस, तो हम सिंपली इन दोनों को इक्वेट करेंगे, K कैपिटल Q डैश बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K लैम्डा Q डैश बाय r माइनस x का होल स्क्वायर। Q डैश गेट्स कैंसिल्ड आउट,
QK gets cancelled out, so you are left with R minus x whole square times lambda x square. ठीक है, लैम्डा एक्स स्क्वायर ये हो गया. अब ये रूट हटाना है तो हम लिखेंगे R माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा एक्स, सॉरी रूट लैम्डा एक्स, रूट ऑफ लैम्डा एक्स. तो ये इधर चला जाएगा तो R इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट लैम्डा एक्स प्लस एक्स. सो दैट मीन्स ये या तो होगा रूट लैम्डा प्लस 1 एक्स और R इक्वल्स टू दिस. तो इसका मतलब है कि पहला जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी x इक्वल्स टू R बाई रूट लैम्डा प्लस 1 और दूसरा सोल्यूशन जो बनेगा x इक्वल्स टू R बाई ये नेगेटिव सिंबल तो 1 माइनस रूट लैम्डा, 1 माइनस रूट लैम्डा. इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब ये देखिए, अब पहला जो कंडीशन है इसमें रूट ऑफ लैम्डा प्लस 1 मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने पे x का वैल्यू हमेशा r से छोटा होगा. इसका मतलब वो इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा. ठीक है, और इसमें कंडीशन है कि 1 माइनस समथिंग या तो वो नेगेटिव होगा या तो वो फ्रैक्शनल होगा. फ्रैक्शनल होने से क्या होगा, मतलब 1 माइनस रूट लैम्डा है तो आप ऐसे समझिए 1 माइनस रूट 2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1.414. तो या तो नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब या तो इस साइड में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लैम्डा का वैल्यू 0.04 हो. मान लेते हैं लैम्डा का वैल्यू 0.04 हो तो 1 माइनस 0.2 तो हो गया 0.8. तो जैसे ही r बाई 0.8 आया सो दैट मीन्स r इंटू 10 बाई 8, तो वो 10 बाई 8 करती वो इस साइड को चला गया. ठीक है, बट मैंने पहले ही कहा है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बीच के ही कंडीशन पे है, तो हम लोग इस सोल्यूशन को इग्नोर करेंगे. इसका मतलब है हम नेगेटिव सोल्यूशन नहीं लेंगे. माय आंसर विल बी r बाई रूट लैम्डा प्लस 1, r बाई रूट लैम्डा प्लस 1. अब आपको छोटा सा एक सवाल देखिए, अगर आपको ये सेम क्वेश्चन किसी ने कहा कि बताइए आपके पास एक 2 माइक्रो कूलम्ब है और एक 5 माइक्रो कूलम्ब है, एक 2 माइक्रो कूलम्ब है और एक 5 माइक्रो कूलम्ब है, और ये बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 10⁻⁻² मीटर. तो बताइए चार्ज को कहां रखा जाए. तो भैया ये देखो ना, आप अगर आपको फॉर्मूला याद करना तो फॉर्मूला याद कर लो, कंसेप्ट याद करना तो कंसेप्ट याद कर लो. तो अगर इससे डिस्टेंस निकालना है तो r डिवाइडेड बाय रूट लैम्डा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.5 इंटू 2 माइक्रो कूलम्ब. 2.5 तो मेरा लैम्डा हो गया 2.5, तो रूट 2.5 प्लस 1. इस पोजीशन पे इसका वैल्यू निकलेगा और r का वैल्यू 10⁻⁻² लगा दो. तो इतनी जल्दी आप कर सकते हो. तो अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला याद करो, अगर आपको कंसेप्ट समझना तो कंसेप्ट समझ लिया. बट इसका भी नेगेटिव नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है. द नेक्स्ट पार्ट इज कि अभी बताओ ये q डैश कितना होगा, q डैश कितना होगा. तो q डैश का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. ये देखो, आप इस q डैश की वजह से लगने वाला फोर्स और इस लैम्डा डैश की वजह से लगने वाला फोर्स, दोनों का सम अगर 0 हो गया, दोनों फोर्स का सम अगर 0 हो गया तो ये रेस्ट पे रहेगा. तो सबसे पहले q डैश की वजह से लेफ्ट हैंड साइड फोर्स k कैपिटल q डैश बाय x का स्क्वायर. x कितना आया दिस, r बाय रूट लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये x का वैल्यू है. ठीक है, दिस इज x टेक्निकली. ठीक है, तो k कैपिटल q डैश बाय एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू k
लैम्डा क्यू इंटू क्यू, ठीक है, लैम्डा क्यू इंटू क्यू इसका फोर्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर ये भी रेस्ट पे आ गया, अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रहना है तो दोनों फोर्स का सम 0 होना चाहिए। तो सिंपल है, देखिए के क्यू खत्म, क्यू डैश बाई आर स्क्वायर टाइम्स रूट लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा क्यू बाई रूट अंडर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहले क्यू डैश एक नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज होगा। सो इसका मतलब है ये जो इसको रिपेल करेगा, क्यू डैश उसको अट्रैक्ट करेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है। तो मैथमेटिकली वो नेगेटिव चार्ज आ चुका है और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि आपके पास दो प्रोटॉन्स रखी हुई हैं, प्रोटॉन, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है 10⁻³ मीटर्स, ठीक है, -3 मीटर्स। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 -19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 1.67 इंटू 10 -27 kg। अगर वैक्यूम में रखा हुआ है जहां पे k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है, अगर ये है तो आपको बताना है कि इनका फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टू, और फोर्स कूलम्ब फोर्स इज टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स इज टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो देखिए, अगर k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है तो g का वैल्यू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसका वैल्यू है। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और कूलम्ब्स फोर्स, सबसे पहले कूलम्ब फोर्स निकालते हैं, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज का मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻³ का स्क्वायर, और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 होल डिवाइडेड बाई 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आपको दिखेगा कूलम्ब्स फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज टेक्निकली 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू, अब ये देखिए, ये दोनों तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाई 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27। इस पार्ट को हम भूल ही जाते हैं, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक है,
कितना हो गया 27 27 54 54 और ये हो गया 65, तो ऊपर चला गया 65 और ये हो गया 38, ठीक है। तो 10 रेज़ टू द पावर 65 इनटू, तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर -29, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 36। मतलब कूलम्ब्स फोर्स 10 रेज़ टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए हमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा एविडेंटली दिखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं आता है, वो इस वजह से है। बाकी नंबर, ये नंबर इतना बड़ा है कि इस वैल्यू को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। अब आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की तरफ। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बोले तो क्या है कि देखो, सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अरेंजमेंट है, राइट। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में ना आप हमेशा सोचो कि न्यूमेरिकल्स नंबर्स के टर्म्स में करोगे, कभी मत करना। आप हमेशा उसको वेरिएबल्स के टर्म्स में रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों मैं वेरिएबल्स कह रहा हूँ कि जैसे आप समझो यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है इस पोजीशन पे। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद दिस लेंथ आर एंड दिस लेंथ आर। तो बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। और वेक्टर्स तो आप लोगों ने क्लास 11th में काफी डिटेल में कर चुके हो। तो ये देखिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस विल रिपेल विथ हाउ मच फोर्स? द फोर्स इज कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना ही फोर्स होगा, इतना ही फोर्स होगा। अब this is negative charge, this is positive charge, so this will attract, this will be an attractive force। अच्छा, जब हम फोर्स लिखेंगे तो ये फोर्स है कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। अब ये जरूर आप ध्यान रखना कि जब भी आप फोर्स लिख रहे हो, मैग्नीट्यूड, आपने तो डायरेक्शन एज्यूम कर लिया ना कि राइट हैंड साइड पे। ये कैसे एज्यूम किया? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। तो अगर आपने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया एक बार, तो गलती से भी यहां पे फिर नेगेटिव सिंबल मत लिखना। यहां पे नेगेटिव सिंबल लिखने का मतलब और विद दिस डायरेक्शन का मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये नहीं करना है आपको, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। डायरेक्शन आपने पहले से एज्यूम कर लिया। अगर आप डायरेक्शन एज्यूम नहीं करते, अगर आप इस साइड को लिखते तो आप यहां पे नेगेटिव सिंबल दे सकते थे कि चलो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, देन द फोर्स विल बी माइनस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तब आप नेगेटिव सिंबल लिख सकते थे अगर आपने डायरेक्शन उस मतलब पॉजिटिव के सेंस में लिया होता तो। बट जस्ट बिकॉज कि आपने इसको ऑलरेडी नेगेटिव मान लिया है, तो अब आप फोर्स में नेगेटिव टर्म को यूज मत करना। अब ये देखो टेक्निकली, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना? √2 कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। सो दिस विल बी माय फाइनल फोर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये √2 कैसे आया, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ये एक छोटा सा ट्रिक है। लेट्स सपोज करो एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर भी है A, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों का बीच का एंगल है थीटा। तो आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? आप लोग क्लास 12 में आप लोगों ने वेक्टर किया होगा, हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा। देखिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो आपको हमेशा पता है, जस्ट बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, वो एग्जैक्टली इनका एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा और उसका वैल्यू होगा 2a cos θ/2। ये होगा। कैसे, क्यों होगा? क्योंकि जस्ट बिकॉज ये सिमेट्रिकल है तो रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में जाएगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये a है, दिस इज θ/2, तो दिस विल बी a sin θ/2 एंड दिस विल बी a
साइन थीटा बाय 2। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, a cos थीटा बाय 2 और इधर से भी बचा a cos थीटा बाय 2, तो टोटल हो गया 2a cos थीटा बाय 2। तो ये क्विक वैल्यू निकालने के लिए तो मैंने क्या किया, ये मेरा a है, ये भी मेरा है, दोनों इक्वल है, तो मैंने लिखा 2a विच इज k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर cos थीटा बाय 2। थीटा कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल इज 90 डिग्री, उसका हाफ होता है 45, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2 डायरेक्टली इसको काटेगा एंड इट विल मेक इट √2 दिस। तो ये जल्दी से सॉल्व करने का है, वहां पे जाके फिर हम वो पैरेललोग्राम लॉ या कोई अलग मेथड नहीं लगाने बैठेंगे, ठीक है। तो अगर दो इक्वल वेक्टर्स देखते हैं, आगे सबको फटाक से इसी तरीके से सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज जेई में आपके पास टाइम नहीं होता, आपको काफी क्वेश्चंस करने होते हैं। फिजिक्स में बचाओगे तभी तो जाके मैथ्स में सॉल्व करोगे, बट नीट के केस में उल्टा है, नीट के केस में आपको फिजिक्स में टाइम बचाना होता है, तो नीट में आपको फास्ट करना होता है, बिकॉज फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, अब अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, दिस इज कैपिटल Q, दिस इज कैपिटल Q, और यहां पे बैठा हुआ है स्मॉल q, दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r। तो अगेन बताना है फोर्स ऑन स्मॉल q कितना होगा, ठीक है, फोर्स ऑन स्मॉल q कितना होगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको चुपचाप पता है कि ओके अगर मैं दोनों पॉजिटिव सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर, और इधर का फोर्स कितना होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। और जस्ट बिकॉज दोनों फोर्स फिर से इक्वल है, दोनों फोर्स फिर से इक्वल है, तो और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज, अभी मैंने बताया 2 टाइम्स ऑफ कोई भी एक फोर्स k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर cos थीटा बाय 2, इतना लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, cos थीटा बाय 2, ठीक है। करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या होगा अगर ये इक्वल फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन के और इस डायरेक्शन के फोर्स, तो ये थीटा बाई 2 होगा और ये थीटा बाई 2 होगा, इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप पैरेललोग्राम थ्योरम लगाओगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस थीटा के 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में आएगा, विच इज कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। अब सवाल ये, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाता, अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, तब ये पॉजिटिव की वजह से इसको रिपेल कर रहा होता, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर से, और ये नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल q, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता, कितने फोर्स के साथ, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। और फिर से मैं बता रहा हूं कि जब मैंने इसका डायरेक्शन अट्रैक्टिव एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, तो यहां पे हम नेगेटिव सिंबल नहीं डालेंगे, नेगेटिव सिंबल नहीं डालेंगे। नाउ दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से सेम है, तो हम लिखेंगे 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर टाइम्स cos of 180 minus theta by 2, and then it makes it k capital Q small q by r square into cos of 90 minus theta by 2, and you know this very well, cos of 90 minus theta is sin theta, so 2k capital Q small q by r square sin theta by 2। तो ये हो जाएगा इसका फोर्स,
ठीक है, बहुत सिंपल था। मतलब आपको सिर्फ वेक्टर समझना है, ज्योमेट्रिकल वेक्टर समझना है। ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स अगर आपको समझ में आ गया, आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सच्चाई बात यह है कि जेईई मेंस में ऐसे कूलम्स फोर्स के ऊपर डायरेक्टली इतना क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चंस माना जाता है ऐसे, ठीक है। इसका डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बट ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, यू कैन गो टू crackit.com और crackit.com पे जाके आप रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट टू वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन अभी तक अपलोड नहीं किए, ठीक है। ओके, अब इन कूलम्स का जो बेसिक लेवल का उसका लास्ट क्वेश्चन ये है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। यहां पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, यहां पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, यहां पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और यहां पे एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। फिर से बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वीडियो को यहां पे पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, दिस क्यू, दिस फोर्स इस डायरेक्शन में होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू सेम फोर्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए है, और इस केस में ये डिस्टेंस √2a है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज √2a। तो इस केस में ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय √2a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर। अब ये तीन वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, बट मुझे पता है ये बीच में से ही जा रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर से ही पास हो रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी, मतलब आप ऐसे समझो, ये वेक्टर और इनके बीच का वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 2a स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 2a स्क्वायर, और ये है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a स्क्वायर, ये है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a स्क्वायर। जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट है, वो भी इसी में से पास होगा, इसी लाइन के थ्रू पास होगा। कितना होगा, अभी हम लोगों ने किया 2√2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, और ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 2a स्क्वायर। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो √2 प्लस 1/2, दैट्स इट। बस इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो, ये हो गया बेसिक लेवल के कूलम्स के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो अब एडवांस लेवल का होगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, और उस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल वाले होंगे। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखिए, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे दूं कि ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, जहां पे ये x, y और ये z कोऑर्डिनेट है। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,a,0, ठीक है। ये ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0, और एक बीच में कहीं है जिसका कोऑर्डिनेट है a,a,a, वहां पे भी एक चार्ज रखा हुआ है q। अब देखने में ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और इन दोनों की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, बट ये 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है जहां पे हम इन दोनों के बीच के एंगल या फिर इन दोनों के बीच के एंगल को इतना इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो हम इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैसे करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है।
तो आप ऐसे समझिए कि लेट्स सपोज करो ये एक XY प्लेन है और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2। इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है, इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 पोजीशन वेक्टर और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब अगर मुझे R2 के ऊपर मतलब Q2 के ऊपर फोर्स निकालना है, सो दिस फोर्स विल बी दिस मच। हमें ये वेक्टर पता है कि अगर ये R2 वेक्टर है और ये R1 वेक्टर है, इसको मान लेते हैं ये X वेक्टर। मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, बहुत बेसिक लेवल पे। तो कैन वी राइट R1 वेक्टर प्लस X वेक्टर। X वेक्टर इज दिस, यहां से लेके यहां तक। मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं। दिस वेक्टर इज X वेक्टर। ठीक है, तो R1 वेक्टर प्लस X वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। तो कैन वी से X वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लिख सकते हैं। तो टेक्निकली जो आपका फोर्स होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय X वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। X वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। बट अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ X का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो X कैप लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। और अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो फोर्स वेक्टर बिकम्स, अच्छा ये फोर्स जो है ना दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू K Q1 Q2। यूनिट वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन एज X वेक्टर बाय X मैग्नीट्यूड और नीचे में एक ऑलरेडी X मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो क्या हम इस X मैग्नीट्यूड को रिमूव करके इसको क्यूब कर दें? यस, हो गया। अब बस आपका फोर्स बचा K Q1 Q2 बाय X वेक्टर। X वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ध्यान रखिएगा, अगर Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है बाय Q1, तो Q2 का वेक्टर पहले होगा, R2 माइनस R1 होगा। अगर यही चीज Q1 के ऊपर होता तो R1 माइनस R2 होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये मॉड्यूलस में है, ये मैग्नीट्यूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये चीज आपको खास करके ध्यान रखना है। अब इस मेथड को यूज करते हुए ये क्वेश्चन बहुत प्यार से बनेगा। कैसे? आप देखो, इसका पोजीशन वेक्टर हमें Q स्मॉल q के ऊपर निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप एंड कैप लगा दिया। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर होगा a j कैप और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप। ये इसकी पोजीशन वेक्टर होगी। अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू दिस। सो लेट्स से q ऑन y एक्सिस वाली, तो मैं यहां पे y एक्सिस लिख देता हूं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले इनका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कितना है? ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है a, तो a क्यूब, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है, तो मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है, तो a क्यूब एंड देन जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है माइनस जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर। तो 0i कैप 0j कैप 0k कैप माइनस aj कैप, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप माइनस
0 i कैप माइनस ए जे कैप माइनस 0 k कैप। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इतना मैथमेटिकली मैं नहीं दिखा रहा हूं, होपफुली आप लोगों को इतना तो मैथमेटिक्स आता ही होगा। देन सिमिलरली अगर मैं फोर्स ऑन Q स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q जो कि स्पेस में है, ए पे है, इस स्पेस में है, फ्री स्पेस में बीच में कहीं फंसा हुआ है, दैट विल बी अगेन K कैपिटल Q स्मॉल q बाई, अब देखिए ये लेंथ कितना होगा, ओके, ऑब्वियसली दिस लेंथ विल बी a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0। अच्छा चलो ठीक है, ये वेक्टर निकाल लेते हैं। ये वेक्टर कितना होगा, दिस वेक्टर विल बी ए आई प्लस ए जे प्लस ए के माइनस 0 आई माइनस 0 जे माइनस 0 के, ये है वो वेक्टर। तो टेक्निकली फाइनल मेरा आर वेक्टर आया ए आई प्लस ए जे प्लस ए के ओनली, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट अंडर, सो दैट इज रूट 3a। तो ये डिस्टेंस हो गया रूट 3a, यहां तक निकल गया। तो ये डिस्टेंस जब रूट 3a निकला है, ठीक है, रूट 3a निकल गया, तो अब क्या करेंगे, तो रूट 3a का क्यूब इनटू दिस वेक्टर, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पे, इस स्मॉल क्यू पे फोर्स लग रहा है, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k माइनस इस वेक्टर को ai माइनस aj माइनस ak। तो ये करते ही मेरा फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू एट ए इस कोऑर्डिनेट पे आएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई 3 रूट 3a क्यूब एंड देन माइनस a i प्लस j प्लस k, ठीक है। अब यहां से ये a क्यूब को a स्क्वायर कर दीजिए, ये a कट गया, और यहां से ये a को हटा दीजिए, यहां पे स्क्वायर हो गया। तो दो फोर्सेस निकले, फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q एट a कैन बी रिटन एज माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाई 3 रूट 3a स्क्वायर, साथ में i प्लस j प्लस k वेक्टर, ये वेक्टर आ गया। एंड फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q ऑन y एक्सिस कैन बी रिटन एज माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर विथ माइनस, और j माइनस तो बाहर आ गया, विथ j। अब इन दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली आपको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए देखिए, आप इन दोनों को अगर हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, सो k माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ, मतलब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर, उसके बाद आपके पास बचा है i बाई 3 रूट 3 प्लस j बाई 3 रूट 3 प्लस k बाई 3 रूट 3 प्लस j ओनली प्लस j कैप। तो दैट इक्वल्स टू माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर i बाई 3 रूट 3 प्लस j 1 बाई 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस 1 प्लस k कैप। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर है, फिर इसका स्क्वायर एडिशन करेंगे तो 1 बाई, सॉरी इसमें भी आएगा 3 रूट 3, तो 1 बाई 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 रूट 3 का स्क्वायर का रूट अंडर विल बी द टोटल मैग्नीट्यूड, और फिर उस तरह से आप निकाल सकते हैं। बट जब भी वेक्टर सम करना होता है तो इस तरीके से करते हैं। अब सवाल उठता है कि कब करें, जब भी 2 डायमेंशनल स्पेस में या लीनियर अरेंजमेंट हो या एरियल अरेंजमेंट, मतलब एक एरिया एक प्लेन में अगर पार्टिकल्स अरेंज हो, तो मेरी जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है या फिर नॉर्मल ज्योमेट्री से आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे ही वो 3 डायमेंशनल स्पेस में आ जाता है तो आपकी नॉर्मल ज्योमेट्री
आपके लिए लिमिटेशंस क्रिएट करती है, बहुत सारे एंगल्स क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ सकती है। तो उन सब से बचने के लिए आप सिंपली उसको वेक्टर मैथमेटिक्स में डालिए, ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर मैथमेटिक्स में डालिए और बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ नीट में नहीं आएंगे, हो सकता है एडवांस में आ जाए, ठीक है। ये एक चार्ज दे दिया, ये एक चार्ज दे दिया और इसको थोड़ा सा रैंडम सा कोऑर्डिनेट कर दिया, जैसे a 2a और -a। इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच में बताओ फोर्स कितना होगा विद द डायरेक्शन। तो आपको फिर से वेक्टर लगाना पड़ सकता है, बट जहां पे भी 3 डायमेंशनल स्पेस का मेंशन हो, आप प्लीज इस वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट ना आए, बट ये कंसेप्ट समझना, ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम फोर्स है ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में सबसे पहले एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा जहां पे मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल्स भी रख दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो जेई एडवांस का तो नहीं है बट मेंस लेवल का है, बट फिर भी थोड़ा एडवांस है। तो क्या सिचुएशन है कि लेट्स से 2 बॉल्स को, इंसुलेटेड बॉल्स, दोनों के ऊपर चार्ज है Q, दोनों एक स्ट्रिंग से लटक रहे हैं जिस स्ट्रिंग का लेंथ है L, और ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है जस्ट बिकॉज सिमेट्रिकल सिस्टम है, इस साइड से थीटा और इस साइड से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, सबटेंड कर रहा है इतने एंगल्स। अगर इसके पास मास है m और इसके पास भी मास है m और इसमें एक टेंशन डेवलप हो रहा है T, इसमें भी टेंशन डेवलप हो रहा है T, और इसकी वजह से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम, मतलब ये दोनों चार्ज रिपेल हो रहे हैं, नीचे ग्रेविटी लग रही है और इधर से टेंशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पे है। क्या क्या फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड्स में mg और इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो बताना यह है कि चार्ज का वैल्यू कितना हो कि वो इक्विलिब्रियम पे रहे विथ एंगल थीटा L एंड mg फोर्स, ठीक है। टेंशन तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, तो वो जो भी फोर्स है वो एडजस्ट करता रहेगा अगर उसकी ब्रेकिंग लिमिट के अंदर है तो इस केस में क्या करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले Fe निकालते हैं, ठीक है। तो Fe इज इक्वल टू K Q स्क्वायर, मतलब Q इंटू Q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ जो है ये L है, ये थीटा है, सो दिस इज L साइन थीटा, और इधर से भी ये L साइन थीटा होगा, तो टोटल डिस्टेंस बिकम्स 2L साइन थीटा, तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा Fe है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा ये है, ठीक है। और नीचे लगा mg। अब ये जो टेंशन है, इस टेंशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकली अपवर्ड्स कंपोनेंट तो थीटा है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। सो जिसके साथ थीटा लगा होता है वो हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, दिस विल बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी t sin थीटा। तो वी कैन क्लियरली से दिस Fe is balanced by t sin theta and mg is getting balanced by t cos theta, ठीक है। अब इस वेरिएबल में मुझे थीटा गिवन है, टेंशन गिवन नहीं है, थीटा गिवन है, टेंशन गिवन नहीं है। तो टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा गिव्स यू टैन थीटा, तो टैन थीटा बिकम्स K Q स्क्वायर बाय mg 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब कुछ इधर चला गया, तो 4L स्क्वायर mg, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइडेड इक्वल्स टू K Q स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू रूट अंडर 4L स्क्वायर mg
साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा अपॉन के। ठीक है, अब इस k को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, तो q इक्वल्स टू रूट अंडर, फिर से लिखते हैं, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन तो ऊपर में ले गए तो 4 पाई एप्सिलॉन, और मैंने ये एक बड़ी बार नहीं कहा कि ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा इसका मास इतना कम है कि हम बाउंसी नहीं देखेंगे, ठीक है, इसलिए देखते हैं। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4L² mg साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 16 पाई एप्सिलॉन mg L² साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन अगर ये एयर में है तो कुछ और होगा, केरोसिन में है कुछ और होगा, बट मैं ये मान के चलो ये जो पार्टिकल है इसका डायमेंशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो बाउंड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसका रेडियस गिवन नहीं है। अगर रेडियस गिवन हो तो फिर बाउंसी को भी हम काउंट कर रहे होते, तो इन दैट केस mg माइनस बाउंड फोर्स लग रहा होता है, जो भी उसका बाउंड फोर्स है, अगर उसको लगाना है तो वो भी हम दिखा देंगे, बट अभी हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो दैट बिकम्स 16 पाई ER रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो जो भी मीडियम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आ गई, इंटू mg L² साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो अगर आपको वो कहता है कि उसको वाटर में डाल दिया गया है तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी डाल दो, उसको केरोसिन में डाल दिया गया तो केरोसिन की परमिटिविटी डाल दो, अगर वो वैक्यूम में ही है तो ER का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन mg L² साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा, दैट विल बी द चार्ज। ठीक है, अगर आप इसमें बाउंसी को भी ऐड करना चाहते हो तो उसका रेडियस r गिवन है या वॉल्यूम v गिवन है ईच बॉल का, सो इसमें छोटा सा बस और मॉडिफिकेशन कर दो, 16 पाई ER एप्सिलॉन नॉट mg माइनस रो vg टाइम्स L² साइन स्क्वायर थीटा tan theta, where rho is the density of the medium, v is volume of object, volume of balls, and g तो g है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये एक अलग कंडीशन है। ठीक है, बट ये नॉन बाउंसी के केस में है, ये बाउंसी के केस में है। अगर बाउंसी को कंसिडर करते हैं तो फॉर बाउंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका रिलेशन जो है वो क्लास 11th के सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि आप मान लीजिए एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, मतलब एक ट्यूब है। इस ट्यूब के नीचे एक बॉल रखा हुआ है जिसका चार्ज है कैपिटल Q। छोटा सा ही बॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा बॉल नहीं है। ठीक है, चार्ज ठीक ठाक सा है और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q। ठीक है, छोटा सा, मतलब ठीक ठाक सा बड़ा है। ठीक है, बट फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और इसका मास भी है m, चार्ज स्मॉल q और मास m। अब क्या होगा कि, और ये डिस्टेंस अभी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जिसको कहेंगे हम r0। r0 इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब ये जो mg की वजह से नीचे आ रहा होगा, mg की वजह से नीचे आ रहा होगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड में बैलेंस कर रहा होगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r0 का स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे और ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो हम लिख सकते हैं k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर मैं इस छोटे से q चार्ज को हल्का सा डिस्टेंस ऊपर मूव करूं और छोड़ दूं तो वो नीचे आएगा, बिकॉज जैसे ही ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर में जाते ही
उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अपवर्ड पुशिंग फोर्स, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा उसका फोर्स तुरंत कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कम होगा mg डोमिनेट करेगा, और mg डोमिनेट करने की वजह से वो तुरंत नीचे की तरफ आएगा। और फिर अगर वो नीचे की तरफ आ गया तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा तो डिस्टेंस कम हो गया। जैसे ही डिस्टेंस कम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा और वो mg को ओवरकम कर जाएगा, फिर उसको ऊपर की तरफ पुश कर देगा, और इस तरह से ये ऊपर नीचे पुशिंग की वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। बट यस, उसकी कंडीशन ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस r0, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन ये है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर ये SHM है तो। और आपको पता है कि एक बार आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट कर लिया तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, और टाइम पीरियड अगर निकल गया तो फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो क्या कैसे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ x डिस्टेंस पुश किया, एंड दिस x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस r0। तो जैसे ही x पे हमने इसको ऐसे पुश किया ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, क्योंकि उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अब कम हो गया k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 प्लस x का होल स्क्वायर। सो ड्रैगिंग फोर्स, नीचे खींचने वाला फोर्स है mg, ऊपर पुश करने वाला फोर्स है k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 प्लस x का होल स्क्वायर, बट mg डोमिनेटिंग है, तो टोटल इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये इसका मैकेनिक्स का इक्वेशन है। अब अगर आपने ऐसे लिखा तो mg माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूं, तो r0 स्क्वायर 1 प्लस x बाय r0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब यहां पे हम बायनोमियल की कंडीशन लगाते हैं, 1 प्लस x रेज टू द पावर n, एंड इफ x इज वेरी स्मॉल, x टेंड्स टू 0 है अगर, तो ये बन जाता है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 प्लस n x। अब इसका पावर है -2 ऊपर में जाके, तो दिस बिकम्स mg माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 का स्क्वायर 1 प्लस, चलो दिखा देते हैं, x बाय r0 का होल स्क्वायर का पावर -2, मतलब x बाय r0 का पावर -2, और ये -2 की वजह से यहां पे आ जाएगा -2 इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, mg माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 स्क्वायर, और ये माइनस प्लस k कैपिटल Q स्मॉल q टाइम्स 2x डिवाइडेड बाय r0 का क्यूब, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इक्वल्स टू ma। अब आपको ये पता है mg और ये दोनों इक्वल है, देखो mg और k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r0 स्क्वायर इक्वल है, तो ये कट के 0 हो गया, देन ma और इनफैक्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q 2 टाइम्स x बाय m r0 क्यूब। इस r0 क्यूब को r0 स्क्वायर टाइम्स r लिखते हैं। फिर से देखो k कैपिटल Q स्मॉल q टाइम्स r स्क्वायर, ये वैल्यू mg के इक्वल है, तो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2 mg x बाय m r। m गेट्स कैंसल्ड आउट, एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 2g अपॉन, सॉरी ये r0 है, r0 टाइम्स x। और हमें पता है कि कभी भी अगर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, तो जो एक्सेलरेशन इक्वल कांस्टेंट x है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब है इस केस में, फॉर दिस केस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g अपॉन r0, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर 2g अपॉन r0, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई रूट अंडर
आर नॉट बाई 2g, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, दैट इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर 2g बाई आर नॉट। तो SHM के ये सारे वैल्यूज आपके मिल गए और ये SHM का क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ देख लिया, ठीक है। तो ये है एक क्वेश्चन। अब आते हैं इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जहां पे एक तरफ चार्ज है Q1, दूसरे तरफ चार्ज है Q2 और बीच में ये दोनों अलग अलग मीडियम से सेपरेटेड है। ये अलग मीडियम ही है, मतलब एक चार्ज हवा में रखा हुआ है, नीचे ओशन है, समंदर के अंदर दूसरा चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज ER, ये वैक्यूम में है दैट इज E0, ठीक है, ये वैक्यूम में है दैट इज E0। बताना इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा गौर से समझते हैं। देखो, ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R और इसको हमने एक मीडियम में रखा हुआ है, एक मीडियम में रखा हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है ER। रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इज ER। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? द फोर्स इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, 1/4। अब यहां पे K यूज नहीं करेंगे, देखो अब यहां पे K के यूज करने से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी जो E है, ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये है ना। अब अगर मैं इस मीडियम को हटा दूं, अब अगर मैं इस मीडियम को रिमूव कर दूं तो फोर्स बदल जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो जैसे ही ये ER का वैल्यू मीडियम हटा के वैक्यूम कर देंगे तो ER जो 1 हो जाएगा, तो ये फोर्स इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इंक्रीज हो जाएगा उसको कम करने के लिए कैन वी मूव देम, सेपरेट देम थोड़ा सा डिस्टेंस पे कि वापस से वही सेम फोर्स आ जाए। तो हम अब ये कह रहे हैं कि अब ये वैक्यूम में, वैक्यूम के अंदर ये Q1 और ये Q2 कितने न्यू डिस्टेंस पे रखा जाए, R' पे रखा जाए कि फोर्स स्टिल यही सेम रहे, सेम फोर्स मिले, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो ये मीडियम का फोर्स है और ये वैक्यूम का फोर्स है। वैक्यूम का फोर्स लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R' का स्क्वायर। और मैंने कहा अगर ये दोनों इक्वल है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर becomes equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R' का स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ E रिलेटिव परमिटिविटी R स्क्वायर इक्वल्स टू R' का स्क्वायर। तो R' इज इक्वल्स टू रूट अंडर E रिलेटिव टाइम्स R। तो इसका मतलब है अगर इस मीडियम को हटा दिया जाए और चार्ज को रूट अंडर ER टाइम्स R डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो, रूट अंडर ER टाइम्स R डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो, तो इफेक्ट सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम इफेक्ट रहेगा। तो इस मेथड से अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल को इस बाउंड्री से रूट ER टाइम्स R डिस्टेंस पे रखेंगे और बोलेंगे ये Q2 है और ये भी वैक्यूम बन जाएगा। अब ये भी वैक्यूम बन जाएगा और वैक्यूम करते ही दोनों जब सेम मीडियम में आ गए तो वी कैन वेरी वेल से द फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई 4, सॉरी K को हटा देते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस रूट ER R का होल स्क्वायर, बिकॉज अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया R प्लस रूट ER R, ठीक है। तो F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 प्लस रूट ई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये होगा मेरा फाइनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को और एडवांस में अगर ले जाना है तो वो आपको क्या कहेगा, ये Q1 है और ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम है, ये फोर्थ मीडियम है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये nth मीडियम है और यहां पे एक चार्ज बैठा हुआ है Q2। दिस इज ER1, दिस इज ER2, दिस इज एप्सिलॉन R3, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, दिस इज एप्सिलॉन Rn। This distance is R1, this distance is R2, this distance is R3, so on so on so on, this is Rn। तो अब बोला जाता है इन दोनों के बीच फोर्स निकालो, तो सबको सेपरेट करना शुरू कर दो, तो सब कुछ वैक्यूम में कन्वर्ट करते ही दिस डिस्टेंस बिकम्स रूट ओवर ER1 R1, this distance become root ER2 R2 and so on so on so on, this separation becomes root ERN Rn टाइम्स Q2। ये हो गया। तो टोटल फोर्स विल बी गिवन बाय Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो रूट अंडर ER1 R1 प्लस रूट अंडर ER2 R2 प्लस सो ऑन रूट अंडर ERN Rn का होल स्क्वायर, जिसको हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ रूट ERI RI फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to n का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका हम एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो किसी फंक्शन के साथ चेंज हो रहा है, तो अगर वो फंक्शन के साथ चेंज हो जाता है सो दैट इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो भी फंक्शन है सो दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू जो भी डिस्टेंस r होगा 0 से लेके r तक। ठीक है, जो भी मेरा फंक्शन ऑफ E होगा उसका रूट अंडर टाइम्स dx का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे वो फोर्स मिल जाएगा दोनों पार्टिकल के बीच का। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा एडवांस लेवल भी मैंने करा दिया है। ठीक है, जबकि कूलम्स लॉ में इतना एडवांस लेवल पे करते नहीं है लोग, बट मैंने करा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस हर इंसान तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे जिनको कोचिंग में या स्कूल्स में इस तरह का नॉलेज नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्वियसली मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस अपलोड नहीं किए हैं आज के डेट में, जो कि मैं नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा ऑन द वेबसाइट, तो crackit.com पे जाके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो आज के बाद आप देख रहे होंगे, मतलब कुछ दिनों बाद अगर आप देखेंगे तो आपको crackit.com पे आपको हमारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैट्स प्रैक्टिस करने के लिए कूलम्स लॉ के ऊपर। तो इसी के साथ ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ मैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।